2014 और 2019 की हार के बाद 2024 की आस लगाकर बैठी कांग्रेस ने आज 97 करोड़ मतदाताओं को बताया कि 2024 के लिए कांग्रेस का विजन क्या है। कांग्रेस ने आज न्याय पत्र 2024 अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। तो क्या यह मैनिफेस्टो कांग्रेस को 2024 में सत्ता में लेकर आएगी? आइए इसको खंगालते हैं। 2024 में कांग्रेस की सरकार आती है और 272 के आंकड़े को पार करती है तो 2029 तक वो देश के विकास के लिए क्या क्या करेंगे। लेकिन कांग्रेस को अपना घोषणा पत्र, जिसे वो न्याय पत्र कह रहे हैं, वो लागू करने का अवसर तब मिलेगा जब कांग्रेस मेजॉरिटी में आ जाए या फिर इंडिया गठबंधन मेजॉरिटी में आ जाए और उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस हो। फिर 4 जून को परिणाम आने के बाद किसी भी पार्टी या गठबंधन को 272 सीटें ना मिले, फिर कांग्रेस के नेतृत्व में बना गठबंधन 272 हासिल कर ले, तो कांग्रेस इस न्याय पत्र को सार्वजनिक करने के लिए वादा कर रही है। अब इस मैनिफेस्टो को घोषित करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सब एक मंच पर मौजूद थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन न्याय पत्र के बारे में बोलते बोलते मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा वो हैरान करने वाला था। अब जरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो आपको सुनवाते हैं। 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? कांग्रेस के सारे दिग्गज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। सारे दिग्गज फ्रंट रो में बैठे हुए थे। खड़गे ने कहा कोई ताली नहीं बजा रहा है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए, आप ही बता दीजिए। क्या किसी को वचन पत्र समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद खड़गे जी को यह अपील करनी पड़ी? वचन पत्र पेश करने की तैयारी क्या पहले से नहीं थी? वचन पत्र में क्या आकर्षित करने वाली बातें नहीं थी? और इसके अलावा न्याय पत्र में क्या जो लिखा हुआ वो स्पष्ट नहीं था, उलझा हुआ लग रहा था? न्याय पत्र से जीत की उम्मीद क्या साफ नहीं नजर आ रही थी? क्या न्याय पत्र जोशीला नहीं था? न्याय पत्र से क्या और ज्यादा उम्मीदें थी? अब इन सवालों का जवाब जो भी हो, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद उनकी हर घोषणा पर खूब तालियां बजी। और अब यह कांग्रेस अध्यक्ष के निवेदन की वजह से थी या किसी और वजह से, यह फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन चलिए अब खबर पर आते हैं। इस मैनिफेस्टो में क्या है, इस न्याय पत्र में क्या है, इसकी बड़ी बातें क्या है, यह जानना जरूरी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है, जिसमें 5 न्याय 25 गारंटी दी गई है। और इस न्याय पत्र के 5 पिलर हैं। इसमें सबसे पहला आता है किसान न्याय, जिसमें एमएसपी कानून और कर्ज माफी की बात की गई है। हिस्सेदारी न्याय, जिसमें जातीय जनगणना की बात की गई है। नारी न्याय, गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए का आर्थिक लाभ देने की बात कही गई है। युवा न्याय, 30 लाख नौकरी और अप्रेंटिसशिप शामिल है इसमें। श्रमिक न्याय, मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए तय करने की बात कही गई है। लेकिन चुनाव तो 2019 में भी हुए थे, जब कांग्रेस को केवल 52 सीटें ही मिल पाई थी। तो उस घोषणा पत्र और आज के न्याय पत्र में क्या अंतर है? क्योंकि हर चुनाव से पहले मतदाता यह जानना चाहता है कि उसके भविष्य को लेकर, देश के भविष्य को लेकर किसी भी पार्टी का विजन क्या है जो चुनाव में उतर रही है। 2019, 2024 आपके सामने रखते हैं। रोजगार के मुद्दे की बात करें तो 2019 में कांग्रेस ने मई 2020 तक सभी खाली पदों को भरने का वादा किया था। 2024 में कांग्रेस ने 30 लाख नौकरी का वादा किया है। 2019 में किसानों के लिए कांग्रेस ने किसान बजट पेश करने का वादा किया था। 2024 में कांग्रेस ने एमएसपी कानून, कर्ज माफी आयोग, जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है। गरीबी उन्मूलन को लेकर 2019 में कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना का वादा किया था। गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए देने की बात कही थी। 2024 में कांग्रेस मनरेगा की मजदूरी 400 रुपए करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा कर रही है। देश की कमाई के मुद्दे पर 2019 में कांग्रेस ने रेलवे के ढांचे को बदलने, पूर्वोत्तर को विशेष राज्य का दर्जा देने और शहरीकरण पर व्यापक नीति बनाने का वादा किया था। 2024 में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि उसने अगले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। 2019 में कांग्रेस ने वादा किया था कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे। 2024 के घोषणा पत्र में कहा है कि जाति आधारित जनगणना कराएंगे और 50% आरक्षण की सीमा को खत्म कर देंगे। कांग्रेस के न्याय पत्र में मुख्य तौर पर 5 बिंदुओं पर फोकस किया गया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में युवा, महिला, मजदूर और किसान पर फोकस किया है। इन सभी वर्गों के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स का वादा किया गया है।
राहुल गांधी कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पीएम मोदी देश को गाली देने का काम करते हैं। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी, उस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने रॉकेट बनाकर उड़ाकर दिखाया, और बहुत से जो साइंटिफिक योजनाएं थी हमने बनाए। अब मोदी जी के जमाने में तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा तो मैं नहीं सुना, और उसके अगर कोई छुपे हुए काम है तो मेरे को बताओ, ताकि मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा। मगर ये जो चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। तो बात गारंटी वर्सेस गारंटी की हो रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करते ही बीजेपी एक्शन में मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी ने कहा कि पहले तो बीजेपी घोषणा पत्र जारी ही नहीं करती, संकल्प पत्र जारी करती है, और कांग्रेस का यह न्याय पत्र नहीं है बल्कि झूठ का पुलिंदा है। तो ये भ्रम का, झूठों का पुलिंदा, और दूसरी तरफ भरोसे की गारंटी। तो मोदी की गारंटी जो भरोसे की गारंटी है, और भ्रम का पुलिंदा जो उनके बयान से लेके और फोटो तक दिखाई पड़ रहा है। देश की जनता, विवेकपूर्ण जनता, इसके ऊपर सम्यक विचार करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस की फितरत रही है, आदत रही है, शरारत रही है, उसी के अनुरूप उन्होंने एक बार फिर भ्रम पैदा करने के लिए ही इस प्रकार का मैनिफेस्टो दिया है, जिसमें से एक भी चीज ना उन्होंने केंद्र में रहते हुए कभी पूरी की, ना राज्य सरकारों में रहते हुए पूरी की है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में किन किन मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा है, यह भी आपको बताना बहुत जरूरी है। कांग्रेस ने कहा है कि एक देश एक चुनाव का विरोध करेंगे, अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में डालेंगे, मतदान ईवीएम से ही कराएंगे, लेकिन वीवीपैट की पर्ची से हर मतदान का मिलान होगा, सरकारी एजेंसी पर सख्ती होगी, और जो बेलगाम ताकत इन एजेंसियों को दी गई है उस पर काबू करेंगे, जिससे वो कानूनन काम कर सकें। विरोध के इन मुद्दों को लेकर राजनीतिक गलियारों से विश्लेषक कह रहे हैं कि देश के लिए नहीं, कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस को 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस को बचाने का घोषणा पत्र है। ऐसा क्यों है, इसके लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क क्या है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। एक देश एक चुनाव का विरोध, जिससे ज्यादा चुनाव में ज्यादा अवसर मिलते रहें, जिससे कि राजनीतिक जमीन न खिसके, अग्निवीर योजना खत्म करेंगे। सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया था, तो नैतिकता का दबाव है। जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। धारा 370 का प्रावधान कांग्रेस नहीं हटाना चाहती थी। एक राज्य बढ़ेगा तो एक सीएम के बढ़ने की संभावना है। दल बदल कानून को 10वीं अनुसूची में डालना, सबसे ज्यादा नेता कांग्रेस से ही भागे हैं। हिमाचल में 6 विधायक बागी हुए, महाराष्ट्र में सरकार चली गई, कुछ और राज्यों में भी कांग्रेस को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। मतदान ईवीएम से ही कराएंगे, जिससे हार हुई तो ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम का मुद्दा तो रहेगा ही। हालांकि वीवीपैट से मिलान की बात भी की जा रही है, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल कितना, इसे देखना होगा। ईडी, आईटी, सीबीआई पर नकेल कसेंगे। सबसे ज्यादा करप्शन के केस इस वक्त विपक्षी नेताओं पर हैं। 195 से ज्यादा विपक्षी नेता एजेंसी की जांच के दायरे में हैं। तो क्या है कांग्रेस विपक्ष के लिए इन मुद्दों को मैनिफेस्टो में डाल रही है? कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में जिन मुद्दों की बात कही है वो पूरी तब हो सकती है जब कांग्रेस गठबंधन को 2/3 बहुमत हासिल हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने एक मुद्दे पर तो संविधान तक को बदलने की बात कही है, अमेंडमेंट की बात कही है। मुद्दा है आरक्षण का। देश में 1991 में जब वीपी सिंह पीएम बने तो उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन से शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए मंडल आयोग की आरक्षण रिपोर्ट को लागू किया। इसके बाद राज्यों में इसी आधार पर अनेकों क्षेत्रीय पार्टियां अस्तित्व में आई और सरकारें भी बनाती रहीं।
कांग्रेस आरक्षण के मुद्दे को भुनाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में 50% आरक्षण की सीमा को समाप्त करने का वचन दिया है, गारंटी दी है। लेकिन ऐसा होना भारतीय परिवेश में नामुमकिन है, क्योंकि भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को समान अवसर देने का मूल अधिकार प्रदान करता है। इसलिए देश में 50% आरक्षण का प्रावधान है, जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने ही निर्धारित किया है। इससे पहले कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र जैसी सरकार ने भी इस लिमिट को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो कर नहीं पाए। ऐसे में यह वादा कानूनी पेचीदगी से ज्यादा वोट बैंक साधने की कोशिश नजर आता है। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र बीजेपी से पहले लॉन्च कर दिया है, लेकिन इस घोषणा पत्र में कुछ तस्वीरों को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला किया और इसमें बीजेपी का टेक यह है, हिमंता बिस्वा शर्मा यह कह रहे हैं कि घोषणा पत्र अमेरिका, थाईलैंड की तस्वीरों का इसमें इस्तेमाल हुआ है। योजना को पूरा करने की तारीख नहीं बताई गई है। क्या मसौदे के लिए विदेशी एजेंसी रखी गई? अब कांग्रेस ने अभी तक केवल 231 उम्मीदवारों की ही घोषणा की है, जबकि बीजेपी ने 400 से ज्यादा उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो फिर क्या माना जाए कि यह जो घोषणा पत्र दिया गया है, यह चुनावी एज के लिए दिया गया है? इस पर बीजेपी का क्या टेक है, सुनते हैं। और कैसी कैसी चीजें करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए साहब, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में देखा होगा, यह वाटर मैनेजमेंट के ऊपर यह फोटो है। देखिए, इसको जाके आप चेक कर लीजिएगा। ये न्यूयॉर्क की बफेलो लिवर की है। मतलब ऑन द लाइटर नोट मैं कहना चाहूंगा, बफेलो शब्द को हिंदी में भैंस कहते हैं और हिंदी में कहावत होती है अकल बड़ी है भैंस। तो मुझे लगता है उतनी अकल भी किसी ने प्रयोग नहीं की है इनको करने के लिए। अब आइए साहब, इन्वायरमेंटल क्लीनिनेस के ऊपर ये फोटो है और ये जानते कहां की है? द मोस्ट फेवर्ड एंड सॉर्ट ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ चिर युवा ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, राहुल गांधी जी का, थाईलैंड के। तो बीजेपी का साफ आरोप है कि जिन तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया भारत की है ही नहीं, विदेशों से तस्वीरें ली गई। तो क्या किसी विदेशी एजेंसी का साथ लिया गया? अभी तक कांग्रेस ने 231 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, बीजेपी 400 से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में चुनावी एज लेने के लिए कांग्रेस पहले मैनिफेस्टो लागू करती नजर आ रही है, जिसे कांग्रेस ये कह पाए कि बीजेपी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कॉपी किया है, बीजेपी ने कांग्रेस के बाद घोषणा पत्र दे दिया। बीजेपी के पास विजन नहीं है, इसलिए बीजेपी कांग्रेस के मुद्दों, योजनाओं और प्रक्रियाओं को कॉपी कर रही है, अब जिससे कि बीजेपी के वोटर्स को प्रभावित किया जा सके। लेकिन अब घोषणा पत्र पर इतनी चर्चा हो ही रही है, तो थोड़ा घोषणा पत्र का इतिहास भी आपको बता देते हैं। मैनिफेस्टो शब्द आया कहां से? मैनिफेस्टो शब्द का जन्म कैसे हुआ? मैनिफेस्टो इटली का शब्द है, लैटिन भाषा में एनिफेस्टम शब्द से बना हुआ है। सबसे पहला मैनिफेस्टो ब्रिटेन में आया। साल 1620 में अंग्रेजों ने मैनिफेस्टो शब्द का प्रयोग किया। सिद्धांतों, इरादों, नीतियों को बताना घोषणा पत्र कहलाया। संविधान का आर्टिकल 324 चुनाव आयोग को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के संचालन का अधिकार देता है। वहीं चुनाव आयोग पार्टियों और उम्मीदवारों को लेकर कई नियम तय करता है, जिनके आधार पर ही चुनाव लड़े जा सकते हैं। इसमें हर पार्टी के लिए नियम होते हैं और उन्हीं नियमों के आधार पर पार्टियां या उम्मीदवार प्रचार कर सकते हैं। इनमें घोषणा पत्र को लेकर भी कई नियम हैं। चुनाव आयोग के अनुसार घोषणा पत्र में ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो संविधान के आदर्श और सिद्धांतों से अलग हो या आचार संहिता के दिशा निर्देशों के अनुरूप ना हो, यानी मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता हो। साथ ही चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में लिखा है कि राजनीतिक पार्टियों को ऐसे वादे से बचना चाहिए जिनसे चुनाव प्रक्रिया के आदर्शों पर कोई असर पड़े या उससे किसी भी वोटर के मताधिकार पर कोई प्रभाव पड़ता हो।